नमस्कार, मैं हूं अजय शर्मा और आप देख रहे हैं अवेकनिंग इंडिया। जैसा कि हम लोगों को जागरूक करते चले आ रहे हैं अपने इस टीवी चैनल के माध्यम से, हम यूट्यूब पर भी काफ़ी सारे प्रोग्राम्स करते हैं, डिबेट्स भी करते हैं। आज एक ऐसे मुद्दे पर बातचीत करने जा रहे हैं डॉक्टर बीपी त्यागी के साथ में, जो राष्ट्रवादी नवनिर्माण दल के महासचिव हैं। हम बात करने जा रहे हैं देश के प्रधानमंत्री की भाषा शैली के बारे में। चुनाव के दौरान इस तरह की भाषा शैली, मंगलसूत्र छीन लेंगे या फिर मुजरा जैसे शब्द का इस्तेमाल हुआ, तो ये जो मैंने कुछ एग्जाम्पल दिए दो इस तरह के, वो प्रधानमंत्री इस तरह की बातें अक्सर करते हुए देखे जाते हैं। लोगों को लुभाने के लिए लोग तालियां बजाते हैं और इससे प्रभावित होते हैं। तो मैं इसी पे डॉक्टर बीपी त्यागी से बातचीत करने जा रहा हूँ। डॉक्टर साहब, आपने सुना है जिस तरीके से नरेंद्र मोदी जो है भाषण देते हैं, क्या ये सही है? जनसभाओं में इस तरह की भाषणबाजी करना, राजनीति में इस तरह की भाषा शैली कहाँ तक है? आपने काफी सारे प्रधानमंत्रियों को बोलते हुए सुना होगा। नहीं, देखिए, ये जो भाषा शैली है माननीय मोदी जी की, इससे मैं बिल्कुल संतुष्ट नहीं हूँ। कारण सिंपल ये है कि जो ये प्रधानमंत्री का पद होता है, उसके कुछ अपने रूल्स होने चाहिए जो वो निभा नहीं रहे हैं। ये एक संवैधानिक पद है। वो जिसे राष्ट्रपति हैं, एक संवैधानिक पद है, उपराष्ट्रपति हैं, हमारे माननीय सुप्रीम कोर्ट ये, या हमारे जितने भी माननीय राज्यपाल हैं, उनको कोई भी इस तरह का किसी पार्टी के बारे में कमेंट करना वो शोभा नहीं देता। उनको क्या करना चाहिए, आइडियली तो उनको पार्टी की ओर से अपनी ऑफिस का टाइम दिया गया है। वो आज की तारीख में कार्यवाहक प्रधानमंत्री हैं। जो कार्यवाहक प्रधानमंत्री हैं, तो कायदा तो ये है कि वो अपनी ऑफिस में बैठे और अपना कार्यभार को देखें। लेकिन ये इस तरह का सिस्टम हो गया है हमारी डेमोक्रेसी में कि आजकल ऑफिशियली वो हमारे प्रधानमंत्री हैं, लेकिन ऑफिस में वो इस चुनाव के टाइम में 5 मिनट नहीं बैठे होंगे जी। तो उनको तो जब कार्यवाहक प्रधानमंत्री बनाया गया है तो उनको ऑफिस में बैठना चाहिए। पहली बात तो ये है, जो मेरा अपना वर्जन है। और दूसरी बात ये है कि जब वो प्रधानमंत्री कोई भी बन जाता है किसी भी पार्टी से, तो उसको एक पार्टी विशेष के बारे में कोई कमेंट नहीं करना चाहिए, और ना जिस पार्टी से वो आए हैं पहले उससे ज्यादा कुछ अटैचमेंट रखना चाहिए। उनको सारी चीजें देश के बारे में, या जो भी ये सब चीजें कानून बनाए जा रहे हैं, संविधान जो बनाया जा रहा है, उसमें अपोजिशन भी उतना ही आए, उसका रेस्पेक्ट करना चाहिए। ये क्योंकि ये इतना बड़ा पद है हमारे देश में कि जो भी ये जितने भी हमारे कानून बनते हैं, उन सब में पूरे विपक्ष को इकट्ठा करना, उनसे अच्छी बात करना, सौहार्दपूर्ण बात करना, उन पे डिस्कस करना हर कानून पे, ये मैंने कभी देखा नहीं। ये 10 इयर्स के कार्यकाल की बात है। इसमें अपोजिशन हमेशा बाहर रहा है और कानून पास हुआ। जो ये बिल्कुल असंवैधानिक लगता है कि आप अपोजिशन की एब्सेंस में किसी भी कानून को पास कर रहे हैं। जो ये आप कटाक्ष वाली बात कर रहे हैं, ये इसलिए शोभा नहीं देता है कि हम उम्मीद करते हैं कि जो 140 करोड़ जनता के प्रधानमंत्री हैं, उनकी जो भाषा है वो मृदुल भाषी हो, वो उनका जो हर रोज का पहनावा है वो ऐसा हो कि वो अट्रैक्ट करे लोगों को, वो मतलब सुंदर भी हो, दिखने में भी अच्छा हो। वो जितने भी उनके लेक्चर होते हैं वो ऐसे होने चाहिए कि वो जितनी यंग जनरेशन है हमारी 40%, वो उसको आने वाले समय में कोट करें कि देखिए ये हमारे प्रधानमंत्री का भाषण था। तो उसके बजाय ये क्या करते हैं कि ये अपनी छवि को अच्छा बनाने के लिए, इसको हम बोलते हैं नेगेटिव पब्लिसिटी, वो नेगेटिव पब्लिसिटी करते हैं। अभी वो चुनाव में तो कर ही रहे हैं, लेकिन आपको याद होगा उन्होंने लंदन में एक हॉल में
पूरे भारत के डॉक्टर्स की बेइज्जती की थी। और वो ये था भाषण कि जितने भी इम्प्लांट लगते हैं, ये जो भी हमारी मेडिसिन है, इस पे डॉक्टर कमीशन खाते हैं और विदेश में घूमते हैं। तो विदेश में जाके अपने जो डॉक्टर्स हैं उन्हीं के बारे में इस तरह की बात विदेश के मीडिया को बताना, ये बहुत ही उस वक्त घातक था। आईएमए ने उस पर ऑब्जेक्शन भी लिया। और पर वो क्या था कि मैं अगर डॉक्टरों के बारे में बात करूंगा, और आजकल ये एक पैटर्न चल रहा है कि सभी डॉक्टर लूटते हैं, सभी अस्पताल लूटते हैं, तो वो एक सिंपैथी गेन कर लेंगे इस लेक्चर को देके। सेम यहाँ पर चल रहा है कि वो आपकी भैंस खोल लेंगे, मंगलसूत्र चुरा लेंगे, वो ये करेंगे, वो ये करेंगे, सारा पैसा मुसलमानों को दे देंगे। अब आप एक बात बताइए कि जब उन्होंने नारा दिया था मोदी का परिवार, तो क्या उसमें मुसलमान नहीं है? उसमें तो हिंदू मुस्लिम सभी है ना। वो तो कहते हैं 140 करोड़ जो हैं वो मोदी का परिवार है। और फिर आप उसी के ऊपर आप ये बोल देते हो कि नहीं, वो सारा पैसा मुसलमानों को दे देंगे। तो क्या मुसलमान आपके परिवार नहीं है? बिल्कुल बिल्कुल सही बात है डॉक्टर साहब। तो ये हिंदू मुस्लिम वाली जो बात है, ये उनको इस पद पे रह के नहीं करनी चाहिए। एक तो आप कहते हैं कि सब मेरे परिवार हैं, और एक इस तरह का आप वर्जन दे देते हैं। मतलब कुल मिलाकर इस तरह की भाषा सूट नहीं करती है प्रधानमंत्री को। दूसरी तरफ यदि हम बात करें तेजस्वी की या राहुल गांधी की या अरविंद केजरीवाल की, इन लोगों की, जो विपक्ष के लोग हैं इंडिया गठबंधन के, वहां से इस तरह की कोई भी ऐसी भाषा शैली देखने के लिए तक नहीं मिली जिसकी कोई चर्चा हुई हो कि कटघरे में खड़ा कर दिया कि इन्होंने ऐसे शब्दों का इस्तेमाल क्यों कर लिया। तो अभी तक सिर्फ प्रधानमंत्री ही बोलते हुए देखे जा रहे हैं, एक तरीके से देखा जाए तो। नहीं, देखिए, जितना भी ये विपक्ष है, उनके सबके भाषण हमने सुने हैं। कुछ थोड़ी मोड़ी एरोगेंसी कुछ भाषण में लगती है, पर वो इस तरह की बातें नहीं करते। एरोगेंसी एक एरोगेंसी का एक अलग सब्जेक्ट हो गया डॉक्टर साहब। एक होता है कि आप जिस तरह के शब्दों का इस्तेमाल करना है, जैसे कि मंगलसूत्र छीन लेंगे, या मुसलमानों को लेकर क्या देना, नहीं बोलते हैं। वो सिंपली वे में जो उन्होंने अभी तक काम किया है और जो आगे वो करने वाले हैं, वो उस पे बात करते हैं। बिल्कुल, वो अपने मतलब मैनिफेस्टो पे या अपने काम पे बात कर रहे हैं। और जबकि यहाँ पर हम देख रहे हैं कि विकास पे या अपने मैनिफेस्टो की बजाय दूसरी तरीके की बातचीत हो रही है, जिसमें अभी आपने कहा कि हमारी जनरेशन इन भाषणों को कोट भी नहीं कर पाएगी। और मुझे लगता है कि ये जो जिस पे पब्लिक इंटरेस्ट ले रही है, मजा ले रही है, ऐसा लग रहा है जैसे कोई टीवी चैनल पे कोई फूहड़ कॉमेडी शो चल रहा है और वहाँ पे सब कुछ हो रहा है। आप कुछ दिन बाद भूल जाते हैं, 10 दिन बाद भूल जाएंगे, 20 दिन बाद भूल जाएंगे, एक या 6 महीने बाद भूल जाएंगे, लेकिन पब्लिक ऐसी बातों को याद नहीं रखती है। लेकिन इसके पीछे भी एक क्या आप कोई पॉलिटिकल रणनीति भी हो सकती है प्रधानमंत्री की, या फिर उनको इस तरह के शब्द बोलना अच्छा लगता है, उनका स्टाइल है? नहीं, देखिए, जो भी उनके एडवाइजर हैं, मुझे लगता है सभी एडवाइजर अच्छे ही होंगे। उनको अपने मन से तो ये सारी बातें बोलते नहीं है। वो किसी भी सलाह उसमें जाते हैं सभा में, तो उससे पहले उनको सारी वहाँ की समस्याएं बता दी जाती हैं कि इन समस्याओं पे आपको बोलना है। तो वो उन समस्याओं को साइड में रख देते हैं और वो अपने हिसाब से जो भी उनके दिल में आता है उसको बोल देते हैं सभा में और निकल जाते हैं। तो जो उनकी टीम ने मेहनत की कि यहाँ से हम कैच कर सकते हैं लोगों के दिल को, तो वो तो नहीं हुआ। अब ऐसे में जो उनके जितने भी वो सब मेंबर्स हैं, उनको ताली बजानी है, उनकी मजबूरी है, क्योंकि वो जितने भी कार्यकर्ता हैं, भीड़ इकट्ठी करके लाए हैं, उन्होंने तो पैसे खर्च किए हैं। एक बस को लाने में पैसे खर्च होते हैं। तो उनको तो जो वो कहेंगे मोदी जी, उस पर ताली बजानी है। पर वो झूठी ताली है। अच्छी ताली वो होती है जब कोई ऐसी कंस्ट्रक्टिव बात की जाए कि इस राज्य के लिए मैं ये कर दूंगा और इतने टाइम में कर दूंगा। हाल में तो 10 साल में जितने उन्होंने वादे किए, उनमें से 1-2 वादा ही पूरा कर पाए, वो पूरे वादे नहीं हुए उनके। पर फिर भी आगे के लिए तो ये बोल सकते हैं कि चलो पीछे नहीं हुआ, उस काम को हम इतने समय में पूरा कर लेंगे, ये हमारा टारगेट है।
और वो भी एक छोटा टारगेट उनको देना चाहिए। उनको 2047 का टारगेट नहीं देना चाहिए। अच्छा, उनको 5 साल का टारगेट देना चाहिए। तो इस देखिए, जैसे 2047 का टारगेट दिया, 2047 तक विकसित भारत बना लेंगे। चलिए, मैं अभी थोड़ा सा और पीछे आए थे, एक पॉलिटिकल सवाल आपसे और मैं पूछ रहा हूँ। आप इस बार चुनाव में नहीं गए, आपकी कोशिश थी आपकी पार्टी की, लेकिन इस बार जैसे कहा कि पहले 400 पार का नारा दिया, फिर वो जो नारा जो है वो चुनाव इलेक्शन प्रचार से गायब हो गया, पर 5वें चरण में फिर दिखाई दिया थोड़ा सा। क्या भारतीय जनता पार्टी 300 या 270 या 350, मतलब कहाँ आप देख रहे हैं, कहाँ मिलेगा? लोग कह रहे हैं कि इस बार फाइट बहुत टफ है इस बार। देखिए, मैं जो देख रहा हूँ, आकलन जो मेरा अपना है, पर्सनल आकलन, वो है 250 के आसपास। 250 के आसपास। हाँ, और इसका रीजन क्या है? इसका रीजन ये है कि एक तो ये जो एंटी इनकम्बेंसी वेव है वो है, कुछ इनसे समाज हैं जो इनसे नाराज हैं, जैसे त्यागी ब्राह्मण भूमिहार समाज है, जैसे ठाकुर समाज है, इनसे सैनी समाज है, कश्यप समाज है जी। तो इस तरह के लोग जो इनके मंत्रियों ने उनके खिलाफ भाषण दिए हैं, और फिर जितना हमारा SC ST तबका है, जो इनके कुछ MP जो मंत्री हैं, उन्होंने बोला कि 400 के पार अगर आएंगे तो हम संविधान बदल देंगे। ये जो अंडर करंट है उन लोगों में, ये इस बार इनको इसलिए नुकसान पहुंचाएगा कि इनका ये बिल्कुल मुद्दा सही था। जो 400 के पार है वो एक लंबी लाइन थी और एक अच्छा टारगेट होना भी चाहिए, उसको अचीव करने की पूरी कोशिश करनी चाहिए, लेकिन जो अपनी अंदर की बात है उसको ऐसे उजागर नहीं करना चाहिए। अगर उनके दिल में कोई ऐसी बात थी तो उसको उजागर नहीं करना चाहिए था कि 400 पार क्यों लाना चाहते हैं, क्या उसके पीछे रीजन है। मैं इसमें एक बात समझना चाह रहा हूँ डॉक्टर साहब। देख रहे हैं कि हम जब चुनाव शुरू हुआ था तो कहा जा रहा था कि राम मंदिर में मुद्दा रहेगा, राम मंदिर रहेगा, लेकिन राम मंदिर का मुद्दा जो है वो जो है राम मंदिर मुद्दा नहीं बन पाया। और उसके बाद हमने देखा कि वैसे हर चुनावी जनसभा की शुरुआत जय श्री राम के नारे के साथ होती है, लेकिन राम मंदिर का मुद्दा बहुत बड़ा मुद्दा नहीं बना, एक चुनावी मुद्दा नहीं बन पाया। सुनने में यहाँ तक आ रहा है कि भारतीय जनता पार्टी फैजाबाद की सीट भी हार सकती है, यानी कि अयोध्या जी। यदि फैजाबाद की सीट हार गई भारतीय जनता पार्टी तो किस तरह का मैसेज जाएगा? अब देखिए, एक पेशेंट मेरे पास आए थे अयोध्या से कल, तो उन्होंने मुझे जो बात बताई उससे मुझे ऐसा सदमा लगा। उन्होंने कहा था कि हर राज्य से फ्री ट्रेन चलाई गई थी राम मंदिर देखने के लिए, हर राज्य से उसका एक पर्टिकुलर नाम दिया गया था ट्रेन का, उसको फ्री में चला गया था। अब वो ट्रेन अब नहीं चल रही है इलेक्शन में, तो उनका ये कहना था कि ऑन एन एवरेज 20,000 दर्शक अभी वहाँ पहुँच रहे हैं, ऑन एन एवरेज 20 जी। हाँ, और उस वक्त जो थे दर्शक वहाँ वो लाखों की तादाद में थे। उसके अपोजिशन अगर आप वृंदावन को देखें तो यहाँ अयोध्या से कम 6 गुने अभी भी दर्शक वहाँ पहुँचते हैं। तो ये कोई इसका मतलब जो राम मंदिर का वो था नैरेटिव था, वो उसी वक्त फेल हो चुका था जब इन्होंने आधे अधूरे मंदिर को उद्घाटन किया। अच्छा डॉक्टर साहब, आपने एक शब्द का इस्तेमाल किया, अभी मैं इसी पर डिस्कस करूंगा आपसे, नैरेटिव। तो इस बार कोई नैरेटिव सेट नहीं हो पाया, राम मंदिर का नैरेटिव नहीं बना, कृष्ण जन्मभूमि का नैरेटिव नहीं बना। पिछले जो 2 चुनाव थे उसमें हमने देखा जैसे बालाकोट का एक नैरेटिव बन गया था, हमने देखा था, है ना, तो ये पुलवामा का एक नैरेटिव बन गया था। इस बार कोई नैरेटिव नहीं बन पाया। यदि पुलवामा या बालाकोट नहीं होता तो शायद जैसी स्थिति इस बार ऐसी 2024 के चुनाव में, शायद 2019 के चुनाव में भी वही स्थिति होती। पर बात यह है कि जो इन्होंने राम मंदिर का नैरेटिव बनाया था, वो ये सोच रहे थे कि वो क्योंकि ये मंदिर हमने बनवाया है, वो मस्जिद हमने तुड़वाई है, तो उससे हमारा काम सिद्ध हो जाएगा। लेकिन जो हमारे मुस्लिम भाई हैं या जो हिंदू हैं वो इन बातों को समझ गए हैं कि इसका एक ही फंडा है कि हिंदू मुस्लिम करो और फिर जीतो चुनाव, क्योंकि 80% तो हिंदू ही हैं। लेकिन उन 80% हिंदुओं को ठेस तब पहुंची जब इन्होंने 3-4 पर्टिकुलर जाति के ऊपर अत्याचार किए।
कि आप अगर हिंदुओं को साथ लेना चाहते हो तो हिंदू के ऊपर ही आप अत्याचार नहीं कर सकते। और वो अत्याचार हैं जो इस तरह की, जैसे इनका मसला हुआ श्रीकांत का, महेश शर्मा ने किया, या ये सब इस तरह के जो होते हैं वो अत्याचार हैं। जुडिशरी हमारे यहाँ पर है, उसको न्याय करने दें। और ये जो इनकी जो पुलिस है जो इस तरह के काम करती है कि गुंडा एक्ट लगा दिया, जुडिशरी के सामने पेश कर दिया धाराएं लगा के, अब वो फिर एडवोकेट के ऊपर आ जाता है, अच्छा एडवोकेट है नहीं है। तो हाँ, हमारी जेलों में 40% ऐसे कैदी पड़े हुए हैं कि जिनके एडवोकेट नहीं मिल रही है, वो जेल में पड़े हुए हैं। ठीक है। तो ये जो इस तरह की चीजें हुई हैं इस सरकार में, और जितना उम्मीद थी डेवलपमेंट की वो उससे कम हुआ है। जो बात राहुल जी ने उठाई है कि कुछ 20-22 लोग पूरी संपत्ति को खा रहे हैं, वो चीज़ सामने होती नजर आ रही है। अभी जो ये वैक्सीन है कोविशील्ड, इससे मोदी जी का फोटो हटाना और इमीडिएटली उसके वो चंदे की बात खुलना पुणे वाला के, तो ये सब जो चीजें हैं ना, सब एक जगह ऐसे मिल गई हैं कि वो सब लोगों के दिलों में छा गई है कि ये चीजें इन्होंने वादे किए थे वो ये कर नहीं पाए हैं। और जो राहुल जी बोलते आ रहे थे वो सब बातें धीमे धीमे सच हो रही हैं। तो इसका मतलब जो राहुल जी के एडवाइजर हैं वो इनके एडवाइजर से थोड़ा सा ऊपर का दर्जा रखते हैं और वो उसके बिना बोलते नहीं हैं। जो उनके एडवाइजर रिसर्च करके उनको बताते हैं कि इस टॉपिक को उठाइए, इस टॉपिक को उठाइए, उसी टॉपिक पे बात करते हैं। बिल्कुल, यानी कि कुल मिलाकर ये रहा कि आपने जो कहा कि एक तो सीटें कम आ रही हैं और जिस तरह की भाषा शैली पीएम की है उससे पब्लिक कनेक्ट नहीं हो पा रही है और वो वोट में कन्वर्ट नहीं हो पा रही है। यानी कि ये जो एक स्ट्रेटेजी थी ये फेल होती हुई दिखाई दे रही है जी। और जो इंटरव्यू देने की जो स्ट्रेटेजी थी, जो 71 इंटरव्यू का हमने जिक्र किया, वो भी फेल होती हुई दिखाई दे रही है। क्योंकि लोग कहा जा रहा है कि लोगों ने टीवी चैनल ही देखने बंद कर दिए हैं, वो उन्होंने नहीं देखा इंटरव्यू और सीधे वो सिर्फ चुनाव के दौरान जो है मतदान करने के लिए पहुंचे हैं। तो ऐसे में अब एक बौखलाहट या एक छटपटाहट वो प्रवक्ताओं के अंदर या फिर हमें भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं में साफ साफ दिखाई दे रही है और दबी जुबान से कह रहे हैं पार्टी के कार्यकर्ता और पदाधिकारी, अगर सरकार बन गई, अगर पे अब वो अगर यदि पे वो पहुंच गए हैं डॉक्टर साहब। खैर डॉक्टर साहब, राष्ट्रवादी नवनिर्माण दल ने की तरफ से आपने जो हमसे बातचीत की और पीएम की भाषा शैली पे चिंता व्यक्त की है, तो एक राजनीति अपने निचले स्तर पर पहुंचती हुई दिखाई दे रही है। जो हमने भाषण सुने हैं किसी भी कार्यकर्ता के हो या फिर किसी भी प्रत्याशी के हो, वो जो है बताता है कि अभी हमें अपनी राजनीति में बहुत सुधार की आवश्यकता है। फिलहाल बहुत बहुत धन्यवाद। अवेकनिंग इंडिया में सिर्फ इतना ही। यदि आपको हमारी चर्चा अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और लाइक करें, जिससे कि ज्यादा से ज्यादा जानकारी आप तक पहुंचती रहे। बहुत बहुत धन्यवाद।